बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर बहुत बड़ा था और हम लोग एक ही घर में रहते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे चाचू रोज सुबह किचन में जमीन पर सोए मिलते। मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि वो तो करोड़पति इंसान थे। वो क्यों ऐसा करते थे? इसीलिए मैंने इस राज से पर्दा उठाने की ठान ली। एक दिन चाचू किसी काम से दूसरे शहर गए और मैं उनकी जगह जाकर जमीन पर लेट गई। और अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा नाम रोमा है और मेरी उम्र 20 साल है। हम लोग काफी दौलतमंद हैं और जिंदगी की तमाम सहूलियात हमें मुयस्सर हैं। बल्कि हमारे इलाके में हमारी काफी इज्जत और थोड़ी दहशत भी है। अब आप कहेंगे कि दहशत क्यों? वो मैंने इसलिए कहा कि मेरे भाई और चचा के बेटे और उनके अलावा हमारी एक फुप्पो हैं, वो भी साथ ही रहती हैं। तो उनके भी बेटे मिलाकर 12 जवान लड़के थे और उनमें से हर एक दूसरे से बढ़कर तनख्वाह और जोशीला था। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी जहां हम सब एक साथ ही रहते थे। जब उस हवेली के लड़के एक साथ 2-3 जीपों में भरकर निकलते तो हमारी माएं उनकी नजरें उतारती और सामने पड़ने वाले इधर उधर हो जाते कि कहीं ये छत्ता मुंतशिर होकर उनके दर पे ना हो जाए। मगर ये सब जो अब था, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले हम यहां से काफी दूर एक गांव में रहते थे और काफी गुर्बत ज़दा भी थे। ये बात तब की है जब हम सब छोटे थे और कुछ बच्चे तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उन्हीं दिनों हमारी फुप्पो को भी उनके ससुराल वालों ने कम जहेज लाने की वजह से घर से निकाल दिया था और वो अपने 4 बेटों के साथ हमारे घर आ चुकी थी। अम्मा और चची पहले ही अपनी औलाद को रोटी पूरी ना होने की फिक्र में हलकान रहती थी कि अब नंद भी 4 बच्चों समेत सर पर आ बैठी थी। फुप्पो के शौहर शरीफ इंसान थे, मगर अपनी मां के आगे मजबूर थे, जिनकी लालच ही खत्म नहीं होती थी। अब दोनों भाई भी बाल बच्चों वाले थे, तो कहां से बहन की सास की फरमाइशें पूरी करते। सो हालात की मार सहकर बहन को भी उसके बच्चों समेत पालने लगे। दूसरी जानिब तंगी हर रोज बढ़ती जा रही थी और अब तो जमीन पर जो कर्ज लिया था वो भी सूद दर सूद बढ़कर इतना हो गया था कि जमीन भी हाथ से जाती नजर आ रही थी। घर में हर वक्त की टेंशन थी। बच्चे सारे छोटे, जमीन भी चली जाती तो क्या करते, ये सवाल सुहाने रूह बना हुआ था। सबसे कुछ न कुछ कर्ज भी ले चुके थे और अब तो ये हाल था कि लोग हाल पूछने भी नहीं रुकते थे कि कहीं उनसे मजीद कर्ज का तकाजा न कर लिया जाए। घर में मौजूद भूरी और काली की जोड़ी जब कर्ज उतारने के लिए फरोख्त की गई तो उस दिन ऐसा समा था जैसे घर में किसी की मरण हो गई हो। अब जो बच्चों के लिए दूध, दही और मक्खन की सहूलत थी वो भी चली गई। अब सिर्फ एक गाय और उसकी एक बछड़ी थी, जिसका दूध बस इतना ही होता कि चाय वगैरह बन जाती और बहुत छोटे बच्चों को दे दिया जाता। कहते हैं मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, और यही हमारे साथ हो रहा था। सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। लोग कतरा कर गुजर जाते। उन्हीं दिनों चचा ने कहीं आना जाना शुरू कर दिया। वो 2-2 दिन घर ना आते। सब घर वाले उनकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर वो कहाँ चले जाते हैं, मगर वो किसी को भी कुछ ना बताते। दिन ब दिन उनकी गैर मौजूदगी बढ़ने लगी थी। वो घर आते तो बुरा हाल होता। कपड़े मैले, चिपके बाल, धूल मट्टी में भरे हुए और हाथ पांव छिले हुए। ऐसा लगता था कि जैसे वो बिना खाए पिए कोई मजदूरी करके आ रहे हो। एक तो घर के दगड़दू हालात और दूसरा चचा की ये रविश। इन सब बातों ने अब्बा को भी जहनी मरीज बना दिया था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और इन सब हालात का अदराक नहीं रखती थी। इनमें से बेशतर बातें मुझे बड़े होने पर माँ और चाची और फुप्पो की जबानी पता चली थी। इसी दौरान जब चचा घर से तवील गैर हाजिर थे, बड़े जमींदार ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और जमीन पर जो फसल तैयार खड़ी थी वो भी नहीं उतारने दी। ये सख्त नाइंसाफी थी। घर में सभी खौफ और गुस्से का शिकार थे। अब क्या होगा? जैसे सवाल किसी अजदही की तरह मुंह खोले खड़ा था। उस रात चचा अचानक वापस आ गए। वो बस इसी तरह अचानक चले जाते थे और खुद ही किसी भी दिन वापस आ जाते थे। मगर आज तो बात ही कुछ अलग थी। होलिया तो अब भी उनका वैसा ही था जैसा इस तरह की तवील गैर हाजिरी के बाद होता था, मगर इस बार उनके हाथ में एक चमड़े का थैला भी था। घर में जो अफरा तफरी और मुश्किल खड़ी थी, उसमें किसी ने उस चमड़े के थैले पर गौर ही न किया। अब्बा से जब चचा को तमाम सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो उठे और जिस हुलिये में थे उसी में अब्बा का हाथ पकड़कर जमींदार की हवेली की तरफ चल पड़े। घर में औरतें समझी कि वो लड़ने गए हैं
और कुछ देर में ही पीछे से अम्मा और पुप्पी हाँफती हाँफती उनके पीछे लपकी। मगर वहां हवेली का तो मंजर ही अलग था। चचा और अब्बू मूंढों पर बैठे थे। जमींदार का कर्ज सूद समेत उतारकर उससे अपनी जमीन छुड़वा ली गई थी और ये मुआवजा हो गया था। जमींदार बज़ाहिर तो खुश दिखाई देता था कि उसकी रकम मिल गई, मगर सब जानते थे कि उसके दिल में कितना कीना था। वो तो अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था कि इतनी कम कीमत में हाथ लग गई जमीन उसके हाथ से निकल गई थी। अब्बा भी हैरान बैठे थे जब चचा ने अपने चमड़े के थैले से नोटों की गड्डियां निकालकर जमींदार के सामने रख दी, तो वो भी देखते ही रह गए। जमीन के कागजात वहां से वापस लेकर और कर्ज अदायगी के दस्तखत गवाहों के सामने लगवा लिए गए थे। इस काम के लिए मस्जिद के पेश इमाम और स्कूल मास्टर साहब को बुलाया गया और यूं हमारी जमीन हमें वापस मिल गई। मगर जमींदार की मुनाफकत से सभी वाकिफ थे, इसीलिए जब हैरत ज़दा अब्बा अम्मा फुप्पो के साथ चचा के पीछे वहां से पेपर लेकर निकले तो स्कूल मास्टर साहब ने अब्बा से यही कहा कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर गया निवाला था जो वापस निकाला गया है। इस पर जमींदार चुप नहीं बैठेगा और जरूर कोई ना कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा। इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि तुम लोग अभी जवान हो और तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, यहां से कहीं और निकल जाओ। शादा और हैरा सब वापस घर आए और शुक्राने के नफिल अदा किए कि इस जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह ताला ने निकाल दिया था। मगर सभी के जहनों में ये तजस्सुस था और लबों पर सवाल मचल रहे थे कि आखिर चचा के पास इतनी रकम कैसे और कहां से आई कि उन्होंने यकमुश्त जमींदार के मुंह पर मारकर हमारी इज्जत बचा ली। सब ने हर तरह से कोशिश कर देखी और हजारों सवालों के जवाब में चचा की जानिब से एक खामोशी थी। वो कुछ भी बताने पर राजी न थे। अब्बा ने तो ये तक कह दिया कि कहीं से चुराए हैं या कोई गलत काम किया है तो बता दे। मगर जब चचा ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तब जाकर उनकी जान छूटी। अब सभी चचा के एहसानमंद थे और जो उन्होंने कहा सब ने ही उस पर रजामंदी जाहिर कर दी। चचा के कहने पर हमारी पूरी फैमिली फुप्पो समेत करीबी शहर में शिफ्ट हो गए। चचा ने होशियारी से काम लेते हुए दूसरे जमींदार के हाथ अपनी जमीनें और घर बार अच्छे दामों फरोख्त कर दिया और फिर एक बड़ी जगह खरीद कर उस पर यह बड़ी सी हवेली तामीर करवाई और पूरी फैमिली को किराए के घर से यहां शिफ्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने बड़ी टेक्निक से जमीन भी बचाकर मनचाही कीमत पर फरोख्त कर दी और किसी भी जानी नुकसान से बचकर खामोशी से वहां से निकल आए। उसके बाद जब हम इस बड़ी सी हवेली में शिफ्ट हो चुके थे, फुप्पा ने भी जो हवा का रुख बदलता देखा तो वो भी एक दिन नादिम से चले आए और फुप्पो से सुलह करके वो भी यहीं रहने लगे और यूं हमारा पूरा खानदान इस हवेली में समा गया था। चचा का अब भी वही मामूल था। अब भी वो दिनों घर से गायब रहते, मगर वापसी में पहले की तरह बेहाल ना होते थे, बल्कि अब तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली थी। अब्बा और फुप्पा को भी चाचा ने एक फर्नीचर का शोरूम करवा दिया था और वो उसमें मसरूफ रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मजीद तरक्की होती गई। अब घर में 4-4 जीपें और गाड़ियां खड़ी होती और हम सब ने स्कूल की आखिरी क्लासों में अपनी गाड़ी और ड्राइवर के हमरा ही सफर किया था। मेरे 5 भाई और मैं एक ही लड़की थी। चचा के 3 बेटे और 2 बेटियां, जबकि फुप्पो के 4 बेटे ही थे। यूं हमारी हवेली लड़कों से भरी हुई थी और चचा की तरबियत ही थी कि मेरे सारे भाई और कजन्स बच्चे थे, लेकिन अगर किसी की आंखों में आंखें डाल देते तो सामने वाले का पत्ता पानी होने लगता। इतना अरसा गुजरने के बाद भी घर में किसी को इल्म नहीं था कि चचा क्या काम करते हैं और अक्सर कहाँ चले जाते हैं। अब्बा और पुप्पा भी अच्छा कमाते थे, मगर चचा की तो बात ही अलग थी। वो बेशुमार दौलत के मालिक थे। सारे घर वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे, पर चाचू अब बदल रहे थे। उनका रवैया सबके साथ बहुत नरम हो गया था। उन्होंने कभी किसी से सख्त लहजे में बात तक न की। इसी वजह से गरीब लोग भी उनसे मदद मांगने आते और चाचू दिल खोल कर उनकी मदद करते। रात के वक्त मैं कमरे में सो रही थी कि अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कुछ बड़ा गिरा हो। जब मैं कमरे से बाहर गई तो हॉल में सिर्फ एक जग गिरा पड़ा था। वहां और कोई भी नहीं था। मैं किचन की तरफ गई, पर जैसे ही किचन के फर्श पर नजर गई, मैं आंखें फाड़े फर्श पर देखने लगी। सामने का मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं किचन में जाने लगी और फिर डर कर वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि जो मैंने देखा क्या वो सच है। नहीं,
शायद कोई गलतफहमी हुई हो। मैं एक बार फिर जाकर देखती हूँ। मैं डरती हुई फिर से कमरे से बाहर निकली और फिर से किचन में गई, पर वो मेरा वहम नहीं था, वो सब सच था। मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। उनकी जगह तो नर्म बिस्तर पर है, फिर जो मैंने देखा वो कैसे सच हो सकता है। मैं पूरी रात यही सोचते सोचते सो गई। अगले दिन मुझे अम्मी ने उठाया। मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और फ्रेश होकर नीचे गई। मेरी नजर सामने चाचू पर गई और मुझे रात वाला मंजर याद आ गया। मैंने चाचू से पूछा, चाचू आप रात को किधर थे? चाचू ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, अपने कमरे में था और किधर होना है। मेरे इस तरह पूछने पर मेरे भाइयों ने मुझे घूर कर देखा, क्योंकि घर में चाचू से बड़ों के सिवा कोई भी सवाल जवाब नहीं करता था। मैंने वहां से उठने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से उठ गई। मुझे लग रहा था कि मेरे भाई मुझे निगाहों से ही कच्चा चबा जाएंगे। मैं अपने कमरे में आ गई और पीछे से मेरा नाश्ता भी आ गया। मैंने कामवाली से पूछा, मेरा नाश्ता किसने भेजा है? वो कहने लगी, आपके चाचू ने भेजा है। वो कह रहे थे कि बच्ची बिना खाए ही उठकर चली गई है, इसी वजह से फिर मुझे आपका खाना देकर भेजा है। मैंने कहा, ठीक है तुम जाओ, क्योंकि पहले मैं अक्सर नाश्ता करने नहीं जाती थी, लेकिन चाचू को कभी मेरा ख्याल नहीं आया था कि मैंने नाश्ता नहीं किया, पर आज क्यों उन्होंने मेरा नाश्ता कमरे में दे भेजा था। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। सारा दिन मुझे आज चाचू का रवैया याद आता रहा। पहले रात वाला मंजर और फिर नाश्ते वाला सीन। कुछ समझ ना आई और ना ही बात हजम हुई। अगली रात फिर से मैं चाचू को देखने के लिए गई और मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि आज फिर चाचू वहीं पर मौजूद थे। मैं सोचने लगी कि चाचू क्यों इस तरह फर्श पर लेटे हुए हैं। हालांकि चाचू तो थे भी करोड़पति, फिर क्यों इस तरह लेटते हैं रात को किचन के फर्श पर। मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उन्हें इस वक्त उठा सकूं और कुछ भी कह सकूं। अभी इन्हीं दिनों मैं इसी परेशानी में मुब्तला थी कि एक और परेशानी मेरे सर पर मंडलाने लगी। उन्हीं दिनों मेरे लिए रिश्ते आने लगे। हालांकि अभी मेरी और कजन्स मुझसे बड़ी और कवारी थी, उनके रिश्ते की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे रिश्ते की बात शुरू हो गई थी। और जहां से मेरा रिश्ता आया था, चाचू कहने लगे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, रिश्ता कर देते हैं। अब्बू कैसे चाचू की बात ना मानते। अब्बू मान गए और बिना छानबीन किए ही मेरी मंगनी कर दी। मुझे अपने चाचू पर सख्त गुस्सा आने लगा। अगर मुझे जिंदगी में किसी से नफरत हो रही थी तो वो चाचू से। मैं चाचू से इस कदर नफरत कर रही थी। आखिर चाचू ने ऐसा क्यों किया? उनकी अपनी बेटियां कंवारी बैठी हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मंगनी कर दी। मैं उनसे नाराज नाराज रहने लगी। मैं उन्हें किचन में लेटा हुआ जरूर देखती और सोचती रहती कि ये यहां क्यों लेटते हैं। आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि एक करोड़पति आदमी यूं रात को किचन की फर्श पर क्यों सोता है। अभी मेरी मंगनी को कुछ ही दिन हुए थे कि लड़के वालों ने शादी की रट लगा दी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर सारे शादी के लिए मान गए थे और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। सब अब मेरे हाथ पांव पड़ गए, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अचानक मुझे चाचू का ख्याल आया और सोचने लगी कि एक वो ही है जो मेरी शादी रुकवा सकते हैं। सुबह सुबह मैं चाचू के यहाँ गई और उनके पास बैठकर रोने लगी। वो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने रोते हुए कहा, चाचू आप मेरा एक काम कर दें जो कि आप ही कर सकते हैं। चाचू मुझे कहने लगे, क्या काम है, बस मुझे बता दो बेटा, मैं कर दूंगा। मैंने रोते हुए कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज आप ये शादी रुकवा दें, प्लीज, मैं नहीं करना चाहती अभी। मैं उनके घुटनों के पास रोती हुई बैठ गई। चाचू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, ये काम मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैंने रोते हुए कहा, चाचू आप मेरी ये बात मान जाए, जो भी आप कहेंगे उसके बदले में मैं करने के लिए तैयार हूं। चाचू ने पहले मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी रुकवा देता हूं, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और उस काम का इल्म घर में किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने जज्बाती होकर कहा, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, बस आप ये शादी रुकवा दें। चाचू मेरे सर पर हाथ रखते हुए उठ गए और कहने लगे, तुम अब टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैंने सुख का सांस लिया, पर मेरे दिमाग में अब चाचू की बातें गूंजने लगी। चाचू ने मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना है जिसकी वजह से चाचू नामुमकिन काम करने को तैयार हो गए, और वो भी मेरी शादी रोकने वाला।
हालांकि चाचू ने खुद ही मेरा रिश्ता तय किया था यहाँ। अब चाचू कैसे उन्हें इनकार करेंगे? खैर, वो मेरा मसला नहीं था। जैसे भी करते, मेरा मसला तो बन गया था। लेकिन चाचू मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते थे जिसका घर वालों को भी इल्म ना हो? ये परेशानी मुझे अलग से खाने लगी थी। अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है और मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं तो गोया हवाओं में उड़ रही थी। मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। सारा दिन हंसते मुस्कुराते ही गुजर गया। रात के वक्त मैं कमरे में ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और चाचू कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर छाया गुस्सा देखकर मैं एकदम से परेशान हो गई। वो मेरे पास आए और मुझे गुस्से में कहने लगे, तुम अपने काम से मुकरना मत, क्योंकि जिस कदर तुम खुश हो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा काम करोगी। मैंने कहा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे बताने लगे और मैं मुंह खोले उनकी बातें सुन रही थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चाचू मुझे ऐसा कोई काम कह देंगे जो मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। चाचू तो अपना काम बताकर चले गए और मैं बस देखती ही रही कि ये सब मैं कैसे करूंगी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि शादी के बाद भी शायद यही काम मुझे करना था, जिसकी वजह से चाचू मेरी शादी उधर कर रहे थे। चाचू ने एक तो मुझ पर एहसान कर दिया, ऊपर से अब मुझसे वहां काम भी पूरा करवाएंगे। अब मैं काफी परेशान हो गई थी। देर रात को कमरे से बाहर निकली तो किचन पर नजर पड़ी। चाचू वहीं फर्श पर सो रहे थे। अब मैं जानना चाहती थी कि चाचू यहां फर्श पर क्यों सोते हैं, और ये जानना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं बस उन्हें देखती रही। वो फर्श पर गहरी नींद और शायद सुकून की नींद सो रहे थे। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मैं भी चाचू का काम जरूर करूंगी, जो भी चाचू चाहते हैं। आखिर को उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। सुबह ही सुबह खिलाफे मामूल मैं उठकर किचन में गई। चाचू उठकर जा चुके थे। मैंने अपना नाश्ता खुद बनाया, जल्दी से नाश्ता किया और बचती बचाती अपनी एक कजन को ये बताकर घर से चली गई कि किसी दोस्त के घर जा रही हूं। मैं जानती थी कि अगर अम्मी से पूछती तो मुझे इतनी सुबह किसी कीमत पर बाहर जाने की इजाजत ना मिलती और ना ही भाई मुझे जाने देते। चाचू की बताई हुई जगह पर मैं गई। जैसे ही मैं वहां पर बने हुए घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं इर्द गिर्द देख रही थी। सामने मेरी नजर गई। सामने वो लड़का बैठा हुआ था जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी और जिससे शादी होने वाली थी, पर मैं उसके काम देख रही थी। मैंने तो उसे इसके मुतरातिफ समझा हुआ था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऊपर से ऐसा नजर आने वाला इंसान अंदर से ऐसा है। वो मुझे सोचों में डूबा देखकर किसी की तरफ इशारा करने लगा। मैंने उसके हाथ को देखते हुए दूसरी तरफ देखा। वो कहने लगा, तुम्हारा काम इस तरफ है और बस 2 दिन का ही है। मैंने तुम्हारे चाचू को कहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। वो तुमसे ऐसे काम ना करवाएं। तुम ये सब नहीं कर सकोगी। बस तुम्हें कुछ दिन ही यहाँ आना है, उसके बाद तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम शादी कर लो, जो मर्जी हो करना। अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लेना, और अगर मेरे अलावा किसी से शादी करनी हो तब भी कर लेना। मैं भी तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं कर लोगी, क्योंकि मैं अपने खुदा से तुम्हारी उम्मीद तब तक रखूंगा जब तक तुमने किसी और के निकाहनामे पर साइन न कर लिए। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, तुम ही ये नेक काम करके सवाब नहीं कमा सकते, मुझे भी करने आते हैं। मैं गुस्से में कहकर जाने लगी। वो कहने लगा, तुम जैसी नाजुक लड़की ये काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। मैं दूसरी तरफ चली गई, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरे चाचू ये भी काम करते हैं। अचानक मैं उल्टियां करते हुए कमरे से निकली। वो हंसता हुआ कहने लगा, मैडम ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम जा सकती हो और कल भी आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कमरे में चली गई और अपने पूरे टाइम पर वापस घर गई। जब मैं घर गई तो पता चला कि चाचू तो जा चुके हैं किसी दूसरे शहर। मेरे लिए ये अच्छा मौका था चाचू का राज जानने का। मैं रात के वक्त जाकर किचन के फर्श पर लेट गई। अभी लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे चाचू की आवाज आई। मैं एकदम से उठी। चाचू कहने लगे, तुम यहां क्यों सोई हुई हो? मैंने शर्मिंदगी से कहा, आपके बारे में जानना चाहती थी चाचू। कहने लगे, जानना चाहती थी तो पूछ भी तो सकती थी। क्या जानना है तुमने? क्या जानना है? यही ना कि मैं यहां क्यों सोता हूं? तुम्हें उन गरीब बच्चों की हिफाजत का क्यों कहा? तुम तो जानती हो मैंने घर के हालात देखकर मजदूरी शुरू की थी। अल्लाह पाक ने मुझे ये मकाम अता कर दिया। जब मैंने मजदूरी की
तो उसकी एक वजह भूख थी। भूख ही तो थी जो मुझे यहां तक लेकर आई। खाना खाने के खातिर ही मैंने मेहनत की थी। आज इसी वजह से मैं किचन में सोता हूं, ताकि ये याद रहे कि अगर मैं आज कहीं हूं तो उसकी एक वजह किचन है, और दूसरी वो जिन बच्चों का तुम्हें ख्याल रखने को कहा था, वो सारे बच्चे वो लड़का ही संभालता है, और मैं चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए। मैंने कहा, चाचू मैं उससे शादी के लिए तैयार हूं। और फिर कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई, और उसके बाद हम दोनों मिलकर उन बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें